तो दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने अभी रिसेंटली अपने 4 फंड्स को मर्ज करने का डिसीजन लिया है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का मेरे पास सवाल आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आने वाले टाइम में इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है और अब एज अ इन्वेस्टर उनको क्या करना चाहिए। तो इन सभी बातों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो मर्ज हो रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड। ये एक ईएलएसएस फंड है, ये मर्ज हो रहा है। इसके बाद दो क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैं एचडीएफसी यूएफ 2 के नाम से, ये मर्ज हो रहे हैं एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में। तो अब ये चारों फंड्स मिलकर, जितना भी इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये मिलकर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में चला जाएगा। तो एक फंड बन जाएगा एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। यानी कि वो इन्वेस्टर जो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उनके ऊपर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, क्योंकि बाकी 3 स्कीम्स जिस पे हमने बात की है वो इसमें मर्ज होने वाली है। तो अब दोस्तों बात आती है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये मर्ज हो जाता है, आप अपना रिडेम्पशन नहीं कराते हैं, आप इन 3 फंड्स में किसी में भी जुड़े हुए हैं, तो एज अ इम्प्लीकेशन आपके ऊपर कोई इम्प्लीकेशन टैक्स वाइज नहीं आने वाली, या एज अ सेल ये नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों होने क्या वाला है कि अब जो ये पहले फंड्स हुआ करते थे, यानी कि एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड और ये जो 2 क्लोज्ड एंडेड स्कीम है, ये लार्ज कैप कैटेगरी में अपना मेजर पैसा लगाया करते थे। तो अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर थे तो हो सकता है आपने इन फंड्स में इन्वेस्ट किया हो। अब ये फंड्स की जगह जो पैसा लगेगा वो लार्ज एंड मिड कैप फंड में लगेगा, यानी कि जो आपका रिस्क है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप रिडीम कर सकते हैं। कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप रिडीम करेंगे। अगर 14 जनवरी की एक डेट दी है कुछ स्कीम्स के लिए, कुछ स्कीम्स के लिए 20 जनवरी की डेट है। तो अगर आप इस डेट तक रिडीम कर लेंगे अपना पैसा, तो एक तो एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा और आपके पास ऑप्शन है रिडीम करने का। तो अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर थे तो आप अभी यहां से निकल सकते हैं। और एक अच्छी बात यहां पर क्या है कि जो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी यहां पर ऑप्शन मिल रही है कि वो भी अभी एक डेट तक निकल सकते हैं और उनको कोई एग्जिट लोड वगैरह नहीं देना होगा। हालांकि जो टैक्सेशन है वो एज पर लॉ आपका लगेगा, लेकिन एग्जिट लोड जो हर फंड में होता है वो यहां पर आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है, अब घूम फिर के दोस्तों एक ही बात यहां पर आ जाती है कि ये सारे फंड्स मिलकर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड बन जाएंगे। इंप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, टैक्सेशन के हिसाब से हमने बात कर लिया। और अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको रिडीम करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, एग्जिट लोड वगैरह आपका नहीं लगता है अगर आप एक टाइम तक यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या आपको एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में बने रहना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि एक आपको मौका मिल रहा है यहाँ से निकलने का। तो क्विकली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड कैसा फंड है, क्या इसमें आपको बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्या ये जो आपको मौका मिल रहा है एग्जिट लोड के बिना निकलने का, इसका आपको फायदा उठा लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो अभी इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 3500 करोड़ के आसपास का चल रहा है। हालांकि जब ये मर्जर हो जाएगा उसके बाद 5000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा, और वो जो तीनों फंड्स हैं वो इस फंड में मर्ज हो जाएंगे। अब अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो पे हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशो दिख रही है, 1.38% की एक्सपेंस रेशो है। तो एक्सपेंस रेशो के मामले में थोड़ा यहाँ पर ये फंड एक्सपेंसिव दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके पोर्टफोलियो पे नज़र डाल लेते हैं क्विकली, तो अगर हम यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो पे बात करते हैं तो इसने मेजर पैसा सबसे ज़्यादा आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है 5.84% के आसपास। उसके बाद इन्फोसिस में 5%, एसबीआई में 4.4%, उसके अलावा रिलायंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी और टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में दिख रही है। तो कंपनी वाइज बहुत ज़्यादा एलोकेशन किसी एक कंपनी में नहीं है और एक मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन दिखता है अगर आप टॉप 10 कंपनीज को यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज्यादा दिखती है। अब इसकी रिटर्न्स को भी हम यहाँ पर एक बारी कंपेयर कर लेते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसकी इंडेक्स की रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो 3 साल का अगर मैं यहाँ पर रोलिंग रिटर्न पीरियड यहाँ पर लेकर चलता हूँ एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप का, तो यहाँ पर अगर आप 3 सालों का इसका रोलिंग रिटर्न में रिटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ने
22% के आसपास की रिटर्न दी थी। वहीं इस फंड ने पिछले 3 सालों में 20.95% की रिटर्न दी है, यानी कि 3 सालों में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम थोड़ा पीछे यहाँ पर चलते हैं, लगभग 1 साल पुरानी अगर इसकी रिटर्न्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। थोड़ा और पीछे चलते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों अगर हम पिछले 3 सालों के रोलिंग रिटर्न का पीरियड देख रहे हैं, तो ये लगातार अंडर परफॉर्म अपने बेंचमार्क से कर रहा है। और दोस्तों मैंने आपको कई बार पहले भी अलग-अलग वीडियोस में ये चीज़ बोली है कि अगर कोई फंड पिछले 2-3 सालों तक ही अपने बेंचमार्क को बीट ना कर पाए, तो बेटर है कि आप ऐसे फंड से निकल जाएं। और ये फंड के बारे में मैंने आपको एक सेपरेट पहले भी एक वीडियो पे बताया था कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए इस फंड से निकल जाने का। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस फंड की रिटर्न्स को देखकर यही बोलूंगा आपको कि सिंस ये फंड एक लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, और साथ साथ अगर आप इसकी एक्सपेंस रेशो देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस नहीं था, उसके बाद इन्होंने अगर ग्रेजुअली अपनी एक्सपेंस रेशो भी कम कर ली होती, 0.4-0.5% कर ली होती, जो आजकल अच्छे फंड्स कर रहे हैं, तो भी शायद ये फंड अच्छा परफॉर्म कर लेता। लेकिन एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा है, अब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा अगर आप 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि टैक्सेशन के इम्प्लीकेशन को आप देखते हुए एग्जिट करें, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके लिए निकलना ही इस फंड से एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड से निकलने के लिए, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लें। और अगर आपको भी टिकर टेप का ऐसे यूज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिले तो इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।